हूँ नंदकिशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी एग्जीक्यूटिव एडिटर। नमस्कार। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ स्वर्णिम कटक का स्वर्णिम इतिहास जो पुस्तक मैंने लिखी है उसी के एक चैप्टर के बारे में बोलने के लिए। चैप्टर का नाम है श्री रामचंद्र भंजदेव की कीर्ति। आप सभी जानते होंगे कि कटक में जो मेडिकल कॉलेज है वो उड़ीसा का सबसे पुराना, प्रतिष्ठित, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, जिसका नाम है श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज। उन्हीं के प्रतिष्ठाता श्री रामचंद्र भंज जो मयूरभंज के राजा थे, उन्हीं के करकमलों से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सहयोग से कटक में श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। आज उन्हीं श्री रामचंद्र भंज के बारे में, उनकी स्थापित कीर्ति के बारे में, श्री रामचंद्र भंजदेव मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ चंद बात बोलने के लिए। आजकल आप लोग भी सुनते होंगे, जानते होंगे, पंचस्त्री रे पंचस्त्री, 75 में 75, अर्थात 75 करीब 75 साल से यह मेडिकल कॉलेज कटक में कार्यरत है और इसके उपलक्ष्य में अनेक फंक्शन मेडिकल परिसर में आयोजित हो रहे हैं पिछले करीब 2 महीने से। और उसमें मेडिकल के जितने भी संबंधित विभाग हैं, सारे विभागों के डॉक्टरों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, मेडिकल स्टाफ लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, उड़ीसा के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, अपने अपने विचार से लोगों को अवगत भी कराए हैं। उसी विषय में मैं आज श्री रामचंद्र भंजदेव की कीर्ति के बारे में आपके सामने चंद बातें रखूँगा। भाषा के आधार पर उड़ीसा को अलग राज्य बनाने में मयूरभंज के राजा श्री रामचंद्र भंजदेव की अहम भूमिका रही है। उत्कल सम्मिलनी के वो मुख्य पृष्ठपोषक थे। 1903 दिसंबर 30 को कटक की ईदगाह के मैदान में आयोजित उत्कल सम्मिलनी के प्रथम अधिवेशन में इन्होंने ही सभापतित्व का कार्य संभाला था। उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास, उत्कल गौरव मधुसूदन दास इत्यादि सभी लोग उनके गुणों के प्रशंसकों में थे। शिक्षा, उद्योग, कला, संस्कृति, स्वास्थ्य, सेवा सभी क्षेत्र में इन्होंने अनुकरणीय कार्य करके लोगों को दिखाया है। इनका संपूर्ण जीवन गरिमामय रहा। श्री रामचंद्र भंजदेव के शासनकाल में 1892 में किसान लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था। फलस्वरूप उनकी सामाजिक सुरक्षा संभव हो सकी। महाजनों के चंगुल से किसानों को आज़ाद करने के लिए उन्होंने कम ब्याज दर में लोन देना शुरू करवाया था। अपने शासनकाल में मयूरभंज में जल सेचन की सुविधा हेतु अपने राज्य में इन्होंने उस समय 6 लाख रुपये खर्च किए। किसानों की फसल हेतु ढाका से बुनकरों को, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ से बुनकरों को बुलाकर भालदा में, मयूरभंज की जगह का नाम है भालदा में बसाए टसर वस्त्र उत्पादन के लिए। मसलिन के कपड़े भी यहाँ तैयार होते थे। सिबलीपाल एरिया में लाख को व्यवसाय के उपयोगी बनाने के लिए कारखाने भी इन्होंने स्थापित किया था। ठीक इसी तरह उड़ीसा में, विशेषकर कटक में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने रेवेन्सा कॉलेज की प्रतिष्ठा में पूरा सहयोग दिया था कि स्वास्थ्य की सेवा, जनसाधारण को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए इन्होंने कटक में बड़ी मेडिकल की स्थापना की। उस समय बारीपदा शहर को कोलकाता और कटक के साथ जोड़ने के लिए टेलीग्राफ का संयोग इन्होंने कराया था। इनके समय 502 मील सड़क का निर्माण हुआ था। रूपसा से बारीपदा तक ने नैरोगेज रेल लाइन का निर्माण इन्होंने करवाया था अपने पैसे से। यह नैरोगेज लाइन 32 किलोमीटर लंबी है। उनको उस समय 4 वर्ष लगा था। 431 स्कूलों की इन्होंने स्थापना की थी। आप कल्पना कीजिए, ये सारे मामले हैं 19वीं शताब्दी का, 18वीं और 19वीं शताब्दी का मामला है। 1898 में इन्होंने एक बड़ी पुस्तकालय का निर्माण कराया था। उस समय देश विदेश की अनेक पुस्तकें, पत्रिका आदि की व्यवस्था पाठकों के लिए इन्होंने की थी। उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास इनके यहाँ स्टेट लीडर के रूप में कार्य किए हैं। सम्मान के साथ जंगल, जमीन और खनिज का
सद्व्यवहार कर इन्होंने मयूरभंज की उन्नति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वे जीवन भर शाकाहारी रहे। इन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया। यह हमेशा प्रजा वत्सल रहे। लोगों की सेवा करने में ही ध्यान हमेशा लगाए। मयूरभंज को एक आदर्श शासन इन्होंने दिया। केवल 42 साल की उम्र में ही इनका निधन हो गया था। इन्हीं के नाम से नामित है उड़ीसा की सबसे प्राचीन और बड़ी मेडिकल। इसका बड़ी मेडिकल का पूरा नाम है श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज। इन्होंने ही इस मेडिकल कॉलेज के लिए सर्वाधिक व्यय किया था अंग्रेजों के जमाने में। कटक में आज यह श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज वर्ल्ड क्लास बनने जा रही है। उड़ीसा सरकार इसे एम्स प्लस बनाने की सारी तैयारी कर रही है। 3,500 करोड़ रुपए इसके बाबत उड़ीसा सरकार खर्च करेगी। इसके लिए सारे दिन रात युद्ध स्तर पर इस मेडिकल को चमकाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मैं अब दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ। टॉपिक का नाम है हॉकी जादूगर ध्यानचंद और कटक। आप सभी जानते होंगे हमारे देश के महान हॉकी खिलाड़ी थे ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। सारे विश्व विख्यात, सारे पूरे विश्व में इनका नाम है। इन्होंने अपने जीवन के एक अमूल्य 1 वर्ष का समय इन्होंने कटक में उड़ीसा के राउरकेला में दिया है। अब मैं आ रहा हूँ ध्यानचंद जी के बारे में। जो आजकल ध्यानचंद पुरस्कार भी हमारे देश में पिछले साल से आरंभ हो गया है। जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अभी आजकल ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से वही पुरस्कार नामित है। इन्हीं ध्यानचंद के बारे में, उनके कटक के बारे में, रहने के बारे में मैं अब चंद शब्द आपके सामने रखूंगा। जिस तरह फुटबॉल में पेले, क्रिकेट में ब्रॉडमैन, बॉक्सिंग में मोहम्मद अली, ठीक इसी तरह हॉकी में ध्यानचंद का नाम विश्व विख्यात है। जिस महान खिलाड़ी के नाम से देश में खेल दिवस का आयोजन किया जाता है, उनको अभी तक भारत रत्न सम्मान नहीं मिलना एक बड़े दुख की बात है। 29 अगस्त 1905 में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म एक हॉकी परिवार में, राजपूत परिवार में, इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता तथा इनके छोटे भाई भी हॉकी के अच्छे खिलाड़ियों की गिनती में आते हैं। 1926 से 1949 में ब्रिटिश इंडिया और स्वाधीन भारत की तरफ से हॉकी खेलकर ध्यानचंद ने 185 मैचों में 185 मैचों में 570 गोल दागे थे। 570 गोल इन्होंने विपक्ष दलों को दिए थे भारत की तरफ से। 1928 से 1936 में भारत ने लगातार 3 हॉकी ओलंपिक स्वर्ण जीते। इनमें हॉकी जादूगर ध्यानचंद की मुख्य भूमिका रही थी। रिटायरमेंट पश्चात भी हॉकी जादूगर ध्यानचंद भारतीय हॉकी से जुड़े रहे, एक प्रशिक्षक के तौर पर। फलस्वरूप 1928 से 1964 के बीच 8 में से 7 ओलंपिक हॉकी स्वर्ण जीत सका बतौर ओलंपिक चैंपियन बनकर। तत्पश्चात ध्यानचंद के भारतीय हॉकी संघ के साथ मतांतर हुआ और वे हॉकी संघ के कोच से अलग हो गए। ठीक इसी समय उड़ीसा ओलंपिक संघ के आमंत्रण पर वे कटक आए 1 साल के लिए बतौर हॉकी कोच की हैसियत से 1971 और 72 साल में। उस समय उड़ीसा क्रीड़ा जगत से जुड़े बहुत कम ही लोग उनके संस्पर्श में आए थे। कटक में वे विलेज ग्राउंड यानी सत्यवर्ती स्टेडियम यानी जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के पास के ग्राउंड में उड़ीसा के खिलाड़ियों को हॉकी का प्रशिक्षण देते थे। एवं इसके अलावा उनका सुंदरगढ़, राउरकेला इस ईद दरमियान आना जाना होता था। हॉकी प्रशिक्षण देने के लिए ध्यानचंद के हॉकी प्रशिक्षण का ही प्रभाव है। इन्होंने उस समय जो मजबूत नींव हॉकी की सुंदरगढ़, राउरकेला में डाल दी थी, उसी का नतीजा है कि आज भारतीय हॉकी टीम में 11 में से हर साल 3-4 खिलाड़ी अकेले सुंदरगढ़ जिले के होते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजयी टीम के कप्तान दिलीप तिर्की इसकी मिसाल है। 1970 के दशक में अजीत पाल सिंह के नेतृत्व में जो भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप जीता था कुआलालंपुर में, उसमें भी माइकल किंडो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी इसी जिले से आते थे, जिनका स्वर्गवास अभी कुछ महीनों पहले हुआ है। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।